हेलो एवरीवन। आज हम लोगों ने ग्रोथ स्ट्रक्चर ऑफ एन एडल्ट लॉन्ग बोन करना है। हम लोगों ने क्लासिफिकेशन बोन की कंप्लीट कर ली है। तो देखो, लॉन्ग बोन की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो हमने पहले ही ये नॉर्मल चीज़ पढ़ी है कि जो लॉन्ग बोन होती है उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक तो हमारे पास शेफ्ट होती है और दो एंड्स होते हैं जिसको हम एपिफाइसिस बोलते हैं, ठीक है। और ये बीच वाली शेफ्ट होती है जिसको हम डाइफाइसिस भी बोलते हैं। तो देखो, ये दो एंड्स हो गए और एक बीच वाला शेफ्ट रीजन हो गया। ये बोन बस इन चीज़ों से बनी है। अब अगर शेफ्ट की बात करोगे ना, तो शेफ्ट जो है आगे फर्दर जो है तीन चीज लेयर से बनी होती है। सबसे आउटर होती है पेरियोस्टियम, देन आ जाती है आपकी कॉर्टेक्स और देन आ जाती है मेडुलरी कैविटी। और ये सारी की जो मिडल वाली शेफ्ट होती है इसको हम कॉम्पैक्ट बोन बोलते हैं, और जो साइड वाले एपिफाइसिस है उसको स्पॉन्जी बोन भी बोलते हैं, जो कैंसेलस बोन भी बोलते हैं। और यहाँ से आर्टिकुलेशन होनी होती है कि दो बोन्स एक दूसरे से जॉइंट करती हैं, इसी वजह से यहाँ पे आर्टिकुलर कार्टिलेज भी प्रेजेंट होता है। अब अगर हम सबसे पहले पेरियोस्टियम की बात करें तो पेरियोस्टियम एक बहुत ही थिक फाइब्रस मेम्ब्रेन होती है। थिक फाइब्रस मेम्ब्रेन इसी वजह से बोला जा रहा है बिकॉज देखो ये कोलेजन फाइबर से बनी होती है, और ये सबसे एक्सटर्नल जो बोन को एक्सटर्नली कवर करने का काम करती है। और जो ये पेरियोस्टियम होती है ये फर्दर दो दो लेयर से बनी होती है। एक इसकी आउटर लेयर होती है, एक इनर लेयर होती है। जो आउटर लेयर होती है वो फाइब्रस मेम्ब्रेन होती है, बट जो इनर होती है वो सेलुलर लेयर होती है। सेलुलर लेयर होने की वजह से वो जो सेलुलर लेयर है वो ओस्टियोजेनिक इन नेचर होती है। ओस्टियोजेनिक इन नेचर का क्या मतलब है? ओस्टियोजेनिक इन नेचर मीन्स ये सेलुलर लेयर है, यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट है। कौन से सेल्स होते हैं? जो ये ओस्टियोजेनिक जो सेल्स होते हैं ना, ओस्टियो वहाँ पे ओस्टियोब्लास्ट की फॉर्मेशन होती है, यानी कि ओस्टियोब्लास्ट प्रेजेंट होता है। मैंने आपको बताया ना कि ये सेलुलर लेयर है, मीन्स यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट है। कौन से सेल्स? ओस्टियोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। ओस्टियोब्लास्ट से आप जानते हो ओस्टियोसाइट्स बनते हैं। मीन्स ओस्टियोब्लास्ट क्या है? जिनसे बोन की बनना है, जिससे बोन ने प्रोड्यूस होना है। तो जो बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं उसको ओस्टियोब्लास्ट बोलते हैं। तो वो इनर लेयर में प्रेजेंट होते हैं जो पेरियोस्टियम की होती है। तो इसी वजह से वहाँ पे ओस्टियोब्लास्ट प्रेजेंट होने की वजह से हम इसको ओस्टियोजेनिक इन नेचर बोलते हैं। और ये जो पेरियोस्टियम है वो कोलेजन फाइबर से बनी होती है। और यहाँ पे जो जूनियन होती है ये बहुत मीन्स यहाँ पे जहाँ पे टेंडन्स अटैच होते हैं और लिगामेंट्स अटैच होते हैं, वहाँ पे जो बोन और मसल्स यहाँ पे इनमें जो अटैचमेंट होता है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे आर्टिकुलर मार्जिन्स पे आपकी जो पेरियोस्टियम होती है वो कॉन्टिन्यूस होती है। जो जॉइंट का कैप्सूल होता है, जैसे आप सिनोवियल जॉइंट की बात हम जनरली करते हैं, तो सिनोवियल जॉइंट पे जहाँ पे जो सिनोवियल जॉइंट होता है तो उसको सिनोवियल कैप्सूल ने कवर किया होता है। तो इसी वजह से जो पेरियोस्टियम होती है उस कैप्सूल के साथ भी कॉन्टिन्यूस होती है। मीन्स आपकी ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ इसने बोन वाले एरिया को ही कवर करना है, बल्कि जहाँ पे जॉइंट प्रेजेंट है वहाँ पे भी ये क्या है, अब ये कंटिन्यू होती है। और जैसे आप जानते हो कि जो बोन्स होती है उसको बहुत ही रिच सप्लाई किसकी होती है? आर्टरीज़ की। तो रिच सप्लाई होने की वजह से यहाँ पे जो रिच सप्लाई होती है आर्टरीज बहुत सारी जो है ब्लड सप्लाई हो रही होती है इसको। तो इसकी जो मेन होती है जिसको हम न्यूट्रिएंट आर्टरी बोलते हैं, जो कि न्यूट्रिएंट फॉर्मेशन से क्या कर रही होती है, बोन में एंटर कर रही होती है। और जबकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा नर्व सप्लाई होती है, तो इसी वजह से ये बोन जो है बहुत ही सेंसिटिव, बोन का सबसे सेंसिटिव पार्ट कौन सा होता है? पेरियोस्टियम होता है। और ये देखोगे कि जो सिसेमॉइड बोन्स होती हैं उनमें जो पेरियोस्टियम नहीं होता। हमने पहले भी जो सिसेमॉइड बोन्स पढ़ी हैं उसमें हमने देखा था कि पेरियोस्टियम नहीं होता। और जो सिसेमॉइड बोन्स है मेनली वो वाले बोन जो कि या तो टेंडन से या लिगामेंट्स मीन्स बहुत ही टेंडन्स में
एक कम्प्लीटली एम्बेडेड रहेंगी, पूरी ऊपर से टेंडम ने उनको कवर किया होगा बोन्स को, तो वो सिसेमॉइड बोन्स आ जाती हैं। तो इनमें क्या होता है, पेरियोस्टियम नहीं होता। तो पेरियोस्टियम का फंक्शन क्या आ जाता है, ओस्टियोजेनिक। मैंने आपको बताया कि इसकी इनर जो है सेलुलर लेयर होते हैं, जहाँ पे ओस्टियोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, जो कि बॉन्ड फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, जिनसे आगे ओस्टियोसाइट की फॉर्मेशन होती है, यानी कि बोन सेल्स की फॉर्मेशन होती है। दूसरा जो पेरियोस्टियम है, वहाँ पे बोन ग्रोथ भी होती है। बोन ग्रोथ कैसे होती है, देखो आप अगर बोन ग्रोथ की मैं बात करूं तो क्या होता है कि जो पेरियोस्टियम है, पेरियोस्टियम में ओस्टियोब्लास्ट प्रेजेंट है। मान लो ये मैंने पेरियोस्टियम में ओस्टियोब्लास्ट प्रेजेंट है, तो ये जो ओस्टियोब्लास्ट होते हैं ये क्या करते हैं, ओस्टियोइड को सिक्रीट करते हैं। ओस्टियोइड की सिक्रीशन करते हैं, कौन, ओस्टियोब्लास्ट। तो जो ओस्टियोब्लास्ट है वो ओस्टियोइड की सिक्रीशन करते हैं, जो क्या करते हैं, बोन के आउटर सरफेस पे क्या कर जाते हैं, जैसे ये मटेरियल आउटर सरफेस पे सिक्रीट होता जाएगा, तो ऐसे इस जैसे जैसे यहाँ पे मटेरियल सिक्रीट होता जाएगा, तो यहाँ पे एक न्यू बोन की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक न्यू बोन की फॉर्मेशन में भी हेल्प करेगा, और ये प्रोटेक्टिव भी होती है, सबसे आउटर होती है, और बोन रिपेयर में भी हेल्पफुल होती है। बोन रिपेयर में आप जानते हो कि जैसे कहीं पे फ्रैक्चर हो गया, तो फ्रैक्चर जहाँ पे फ्रैक्चर हो जाता है, जैसे मान लो कि यहाँ पे बोन के फ्रैक्चर हो गया है, तो जो पेरियोस्टियम होती है वो बाहर रहती है, और यहाँ पे बाहर रहने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, हीमोटोमा बन जाता है। हीमोटोमा मीन्स यहाँ पे ब्लड पूरे तरीके से जो ब्लड वेसल से बाहर आके यहाँ पे फिल हो गया होता है। तो क्या होता है कि जब ये फ्रैक्चर होता था तो पेरियोस्टियम की वजह से यहाँ पे ब्लड इकट्ठा हो जाता है, और उसके बाद यहाँ पे इसकी जो यहाँ पे हीमोटोमा उसकी जगह ले लेता है एक्सटर्नल कैलस, और यहाँ पे इनर साइड पे इंटरनल कैलस, यानी कि जो ग्रैनुलर टिश्यू है वो आ जाता है। धीरे धीरे वो पहले तो स्पॉन्जी होता है, देन वो क्या हो जाता है, बोनी हो जाता है। मीन्स आप अगर फ्रैक्चर पढ़ोगे, बोन फ्रैक्चर पढ़ोगे, तो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा कि जैसे मान लो कि मेरे पास बोन क्या हो गई है, फ्रैक्चर हो गई है, तो जहाँ पे बोन फ्रैक्चर हुई है वहाँ पे क्या होएगा, आपका हीमोटोमा जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। हीमोटोमा मीन्स आपका जो ब्लड है वो वहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, इसी वजह से आपकी जो है बोन वहाँ से स्वेल हो जाएगी। और उसके बाद हीमोटोमा के बाद क्या होता है, वहाँ पे एक एक्सटर्नल, और जहाँ पे जैसे ये एक्सटर्नल, यहाँ पे एक्सटर्नल कैलस फॉर्म होता है और यहाँ पे इंटरनल कैलस फॉर्म होता है। एक्सटर्नल और इंटरनल जो है कैलस जो है बनता है, और ये कैलस जो होता है ये स्पॉन्जी होता है। यहाँ पे पहले स्पॉन्जी कैलस की फॉर्मेशन होनी है। ये कैलस एग्जैक्टली क्या है, ग्रैनुलेटिंग एक टिश्यू है, ठीक है। उसके बाद ये कैलस नहीं हो जाना है बोनी कैलस की फॉर्मेशन हो जानी, और फाइनली क्या हो जाएगी, बोन रिपेयर हो जाएगी। तो बस बोन रिपेयर के ये स्टेप्स होते हैं जिनसे क्या है, एक बोन फाइनली जैसी थी वैसे हो जाती है। तो इसी वजह से बोन रिपेयरिंग में पेरियोस्टियम की हेल्पफुल होता है, ऑस्टियोजेनिक में, बोन ग्रोथ में, और प्रोटेक्शन में भी हेल्पफुल होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो है, जैसे आपको बताया कि कॉर्टेक्स ये जो शेफ्ट है, इसी वजह से ये क्या है, कॉर्टेक्स एक कम्पैक्ट बोन होती है, ठीक है। ये एक कम्पैक्ट बोन से बनी होती है। कॉर्टेक्स जो है वो कम्पैक्ट बोन को बनाता है, जिसके पास क्या है, जो इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। यानी कि जैसे हम लोगों ने पहले कम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन दोनों को देखा था, तो कम्पैक्ट बोन का हमने जनरली देखा था कि वो जो टेंसिल फोर्स है उससे उसको क्या करती है, प्रोटेक्ट कर कर रखती है। तो जी ज़्यादातर यही हुआ कि उसको जो टेंसिल फोर्स है उससे प्रोटेक्ट करने में कौन हेल्पफुल होएगा, कॉर्टेक्स वाला एरिया। उसके बाद आ जाता है हमारे पास मेडुलरी कैविटी। मेडुलरी कैविटी जो होती है ना, ये देखो सबसे इनर मोस्ट होती है। तो मेडुलरी कैविटी की जो सबसे इनर जो कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं
एंडोस्टियम, ठीक है। उस क्योंकि सबसे इनर मतलब मेडुलरी कैविटी की, जैसे मान लो मेरे पास ये मेडुलरी कैविटी है, ठीक है, बोन की ये वाली मेडुलरी कैविटी है, तो इसकी जो इनर साइड पे लाइनिंग है वो किसकी होएगी, एंडोस्टियम की। और यहाँ पे जो ओस्टियोब्लास्ट जो हैं एंडोस्टियम में प्रेजेंट होते हैं और ये किस में हेल्पफुल होते हैं, जैसे बोन रिपेयर होगी और रीमॉडलिंग में। रीमॉडलिंग क्या होती है, बोन रिपेयर तो मैंने आपको ये बता दिया, बोन रिपेयर ऐसे हो गई इन स्टेप से। अब रीमॉडलिंग क्या होती है कि जैसे आपकी मैंने आपको बता रही थी, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे न्यू बोन की फॉर्मेशन होनी है, तो इसी वजह से ओस्टियोब्लास्ट क्या करते हैं, बाहर मटेरियल की सिक्रीशन करते हैं जिसको हम ओस्टियोइड बोलते हैं। इसी वजह से यहाँ पे पूरा मटेरियल डिपॉजिट हो गया, मान लो ये न्यू मटेरियल डिपॉजिट हुआ है बोन की फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो इनर पहले जो बोन थी अब उसको ख़त्म करना है, क्योंकि देखो मटेरियल डिपॉजिट होता जाएगा, एक न्यू बोन बनेगी, तो जो जो पुरानी वाली बोन है अब उसको ख़त्म करने के लिए इनर साइड पे क्या होते हैं, ओस्टियोक्लास्ट। तो ओस्टियोक्लास्ट क्या करते हैं, ये भी सेल्स होते हैं, इनका काम क्या है कि जो इनर जो बोन है, जो पुरानी बोन है उसको खा लेना, इनर से उसको कम्प्लीटली ख़त्म कर देना और एक न्यू बोन का ही मटेरियल रहने देना, जो कि ओस्टियोब्लास्ट सिक्रीट कर रहे हैं, उससे न्यू बोन बन रही है, ठीक है। तो जो इनर से जो पुरानी बोन थी उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना, और जिससे क्या होएगा, इसकी मेडुलरी कैविटी इंक्रीज हो जाएगी। देखो अब मटेरियल बाहर को डिपॉजिट होता जा रहा है, पहले मटेरियल यहाँ पे डिपॉजिट हुआ था, अब जो ये इनर वाला एरिया जब ये कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा तो इसकी जो एरिया है वहाँ पे भर जाएगा, एरिया भर जाएगा ना, बिकॉज मटेरियल तो बाहरली साइड पे डिपॉजिट हो रहा है। तो इसी वजह से जो रीमॉडलिंग ये होती है कि इन उसका कैविटी में इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद जो मेडुलरी कैविटी है, आप देखते हो कि मेडुलरी कैविटी में स्टार्टिंग पे क्या होता है कि यहाँ पे रेड बोन मैरो, हमने पहले भी ये देखा था कि पहले यहाँ पे शेफ्ट वाले एरिया पे पहले क्या होता है, रेड बोन मैरो प्रेजेंट होती है, बट जैसे जैसे ग्रोथ होती है तो प्यूबर्टी के बाद वो रेड बोन मैरो किस में कन्वर्ट हो जाती है, येलो में। मीन पहले यहाँ पे भी रेड होती है बट नहीं, वो बाद में प्यूबर्टी के बाद येलो में कन्वर्ट हो जाती है। पहले इसलिए थी क्योंकि यहाँ पे हीमोपोइसिस की एक्टिविटी बहुत अच्छी थी, बाद में वो येलो के साथ चेंज हो जाती है, येलो बोन मैरो में चेंज हो जाती है, बिकॉज वहाँ पे हीमोपोइसिस जो है वो उसकी एक्टिविटी डिक्रीज होती जाती है, कम होती जाती है, हीमोपोइसिस की पावर जो है वो कम होती जाती है। हीमोपोइसिस से आपको समझ आ रहा है कि जो ब्लड फॉर्मिंग, क्योंकि देखो रेड बोन मैरो का एग्जैक्ट काम क्या है, आरबीसीज की फॉर्मेशन करना, ग्रैनुलर डब्ल्यूबीसीज की फॉर्मेशन करना, प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन, मीन सेल्स की फॉर्मेशन करना। तो वो वाला काम किसका है, रेड बोन मैरो का, तो वो हीमोपोइसिस एक्टिविटी से होएगी। हीम से ही समझ आ रहा है, हीमोग्लोबिन तो वो जानते हैं कि हमें रेड आरबीसीज में ही होता है, तो उसी वजह से यहाँ पे हीमोपोइसिस आ रही है। और येलो बोन मैरो मीन्स उनका काम क्या होता है, फैट स्टोर करना, तो वो फैट स्टोर करने का काम करते हैं, तो वो प्यूबर्टी के बाद वो प्रेजेंट होती हैं। और इसी वजह से प्यूबर्टी के बाद क्या होता है कि ये जो शेफ्ट होती है यहाँ पे येलो बोन मैरो होती है, और जो आपकी एपिफाइसिस होते हैं वहाँ पे जाने की जो स्पॉन्जी बोन आ जाती है, वहाँ पे हमारे पास रेड बोन मैरो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और जो रेड बोन मैरो है वो कैंसिलियस एंड पे रहती है, जैसे कि आपको मैंने बताया कि ये एंड यहाँ पे रहती है। तो ये कौन कौन सी बोन्स में बताया, लॉन्ग बोन्स में जैसे स्टर्नम में होगी, रिब्स में, इलियक क्रस्ट में जो आपकी हिप बोन की आ गई, वर्टिब्रे में, और स्कल बोन्स में। यहाँ पे क्या होता है कि ये थ्रू आउट जो है रेड बोन मैरो प्रेजेंट रहती है। जो रेड बोन मैरो है वहाँ पे आपको मैंने बताया कि बोन मैरो का एग्जैक्ट काम क्या हुआ, आपको पता चल गया कि रेड का काम क्या होता है, सेल्स की फॉर्मेशन करना, और येलो बोन मैरो का काम क्या काम है, फैट स्टोर करना। अब देखो दो एंड्स आ जाते हैं, जिसको मैंने आपको बताया कि दो एंड्स को हम बोलते हैं एपीफाइसिस। तो बोन का ये वाला एरिया हमने डिस्कस कर लिया, जिसको हम शेफ्ट बोलते हैं, जिसके फर्दर 3 पार्ट्स है, पेरियोस्टियम,
कॉर्टेक्स और मेडुलरी कैविटी। पेरियोस्टियम के भी 2 लेयर्स होती हैं जिसको आउटर फाइब्रस लेयर बोला जाता है और इनर सेलुलर लेयर होती है जिसमें ओस्टियोब्लास्ट होते हैं जो कि फर्दर उसको ओस्टियोजेनिक और उसको बोन रिपेयर में हेल्प करते हैं। तो उसके बाद जो कॉर्टेक्स है उसका काम क्या, कॉर्टेक्स कम्पैक्ट बोन का काम करती है, कम्पैक्ट बोन होती है, इसी वजह से उसका क्या काम है, एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। और मेडुलरी कैविटी का क्या काम है, वहाँ पे एंडोस्टियम होता है जो कि फर्दर उसमें ओस्टियोब्लास्ट की प्रेजेंस की वजह से बोन रिपेयर में और रीमॉडलिंग में हेल्प करता है। और इसमें जो रेड बोन मैरो है वो येलो में बदल जाती है शेफ्ट एरिया में। उसके बाद आ जाती है एपिफाइसिस। तो एपिफाइसिस में देखो, जो एपिफाइसिस यानी कि जो 2 लॉन्ग एंड्स होते हैं, जो एंड्स होते हैं लॉन्ग बोन्स के, वो किससे बने होते हैं, कैंसेलस बोन से, मैंने आपको पहले बताया। और ये कवर्ड किससे होते हैं, हाइलिन कार्टिलेज से। हाइलिन कार्टिलेज की भी 3 टाइप्स होते हैं, उनमें से कौन सा कार्टिलेज यहाँ पे इस एरिया पे प्रेजेंट होएगा, हाइलिन कार्टिलेज। तो इससे आपका जो है क्रॉस स्ट्रक्चर जो है अडल्ट लॉन्ग बोन की वो कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू।